प्यारे बच्चों, मैं सुधा पासवान, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 के विषय रसायन विज्ञान के पाठ 11 पी ब्लॉक के तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, कक्षा 11 के आपके पाठ्यक्रम में पी ब्लॉक तत्व के समूह 13 और समूह 14 के तत्वों को अध्ययन के लिए रखा गया है। अब पाठ को अच्छे से समझने के लिए या उसको विस्तार से पढ़ने के लिए हमने पाठ को 5 भागों में विभाजित कर दिया है, जो इस प्रकार है। बच्चों, भाग 1 में हम पी ब्लॉक तत्वों का सामान्य परिचय जानेंगे। भाग 2 में समूह 13 के तत्व, जिसे बच्चों बोरान परिवार भी कहते हैं, उसके भौतिक गुणधर्म पर चर्चा करेंगे। भाग 3 में समूह 13 के तत्वों के जो रासायनिक गुणधर्म हैं उसके बारे में बात करेंगे। और भाग 4 में समूह 14 के तत्व, जिसे हम कार्बन परिवार भी कहते हैं, के भौतिक गुणधर्म की चर्चा करेंगे। और अंत में भाग 5 समूह 14 के तत्वों के रासायनिक गुण धर्म और अपरूपता के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो बच्चों, चलिए देखते हैं कि आज के चर्चा के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। तो आज की चर्चा के जो प्रमुख बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। पी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये हम जान जाएंगे। ऑक्सीकरण अवस्थाएं पी ब्लॉक के तत्व कौन कौन सी प्रदर्शित करते हैं। और पी ब्लॉक तत्व का एक प्रमुख लक्षण है अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो क्या होता है उसे समझेंगे। उसके बाद पी ब्लॉक तत्वों के जो यौगिक होते हैं बच्चों, उनकी प्रकृति कैसी होती है, आयनिक और कोवैलेंट क्यों होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और अंत में हम बच्चों पी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो पाई बंध का निर्माण करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। बच्चों, आप पहले से ही जानते हैं आवर्त सारणी के बारे में। आप सब ने आवर्त सारणी का नाम सुना हुआ है। पाठ शुरू करने से पहले हम इस पर एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे, बहुत कम शब्दों में। बच्चों, जब हम ये आवर्त सारणी को देखते हैं तो ये आप ध्यान से देखिए, आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, जिसे हम आवर्त कहते हैं। और इस आवर्त सारणी में बच्चों 18 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं, जिन्हें हम समूह कहते हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और अंत में ये 18वां समूह। इस प्रकार जो आवर्त सारणी है वो 7 आवर्त और 18 समूह में विभाजित है। आप जानते हैं कि S, P, D, F 4 प्रकार के कक्षक होते हैं और उनमें जो इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम है, उन्हीं के आधार पर हम इसको 4 भागों में बांटे हैं, जिसे हम S ब्लॉक तत्व, P ब्लॉक तत्व, D ब्लॉक तत्व और F ब्लॉक तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? बच्चों, जब किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन वाह्यतम S कक्षक में प्रवेश करता है तो उसे हम S ब्लॉक तत्व कहते हैं। ये जो समूह 1 और 2 के तत्व हैं, ये S ब्लॉक के तत्व हैं। इसी प्रकार जब किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन वाह्यतम D कक्षक में प्रवेश करता है तो उसे हम D ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और आवर्त सारणी में D ब्लॉक के तत्व समूह 3 से समूह 12 तक प्रदर्शित हैं। इसी प्रकार जब किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में बच्चों प्रवेश करता है, वाह्यतम F कक्षक में प्रवेश करता है, तो उसे हम F ब्लॉक तत्व कहते हैं। और ये F ब्लॉक तत्वों को नीचे रखा गया है। आवर्त 6 और 7 में D ब्लॉक और F ब्लॉक आपके दोनों को तत्व मिलेंगे। अब
यहाँ पे देखिए बच्चों, ये किनारे की तरफ जो बच गया है ये आपका पी ब्लॉक तत्व है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बच्चों, जब किसी तत्व का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो वाह्यतम पी कक्षक में प्रवेश करता है तो उसे हम पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। और आवर्त सारणी में समूह 13 से समूह 18 तक बच्चों पी ब्लॉक तत्व को रखा गया है। अब सिर्फ अगर हम पी ब्लॉक तत्व देखें तो देखिए, समूह को क्या कहते हैं, ग्रुप नंबर भी कहते हैं। समूह 13, समूह 14, समूह 15, समूह 16, समूह 17 और बच्चों ये समूह 18। कुल 6 समूह हैं। समूह 13 का जो प्रथम सदस्य है बच्चों बोरान है। समूह 14 का जो प्रथम सदस्य है बच्चों कार्बन। समूह 15 का प्रथम सदस्य नाइट्रोजन। समूह 16 का प्रथम सदस्य ऑक्सीजन और समूह 17 का जो प्रथम सदस्य है वो फ्लोरीन है। और समूह 18 का जो प्रथम सदस्य है बच्चों वो हीलियम है। बच्चों, अब हम लोग पी ब्लॉक के तत्व का सामान्य परिचय जानेंगे। आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में सभी प्रकार के तत्व धातु, अधातु और उपधातु होते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम पी कक्षक में प्रवेश करता है। ये हम पहले बता चुके हैं। पी कक्षकों की संख्या 3 होती है, जिसे px, py, pz कहते हैं। पी कक्षकों के एक समुच्चय में बच्चों अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं। इसीलिए आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के समूह 13 से 18 तक 6 समूह हैं और बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा हीलियम इन समूहों के शीर्ष हैं। अब हम पी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों ये देखिए, हीलियम समूह 18 का जो प्रथम तत्व है वो हीलियम है। के अतिरिक्त इनका संयोजी कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np126 होता है। हीलियम के अतिरिक्त क्यों? क्योंकि बच्चों जो हीलियम तत्व होता है उसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वह इस इलेक्ट्रॉनिक जो संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका पालन नहीं करता है। जो पी ब्लॉक के तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आंतरिक क्रोड भिन्न होता है। वाह्यतम कोश के अंदर जो कोश होते हैं और उनमें जो इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट होता है वो अलग हो सकता है और उन्हीं की वजह से जो इनके भौतिक गुणधर्म है और उसके साथ साथ ही इसके जो रासायनिक गुण हैं वो भी प्रभावित होते हैं। अब बच्चों ये लिखा गया है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था। तो पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, आइए इसे समझते हैं। पी ब्लॉक के जो एक तत्व है उसके द्वारा दर्शाई जाने वाली अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के समान होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? तत्व का जो वाह्यतम कोश होता है बच्चों, उस वाह्यतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें हम उस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसकी कुल संख्या जो होती है S तथा P इलेक्ट्रॉन का जो कुल योग होगा उसके बराबर होती है। अब हम ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में और विस्तार से बात करेंगे और बच्चों हम जानेंगे कि आवर्त सारणी में जब हम दाईं ओर बढ़ते हैं तो संभावित जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वे बढ़ती जाती हैं। यानी ऑक्सीकरण अवस्था का मान क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है जब हम आवर्त सारणी में दाईं ओर जा रहे हैं।
ऐसा क्यों होता है बच्चों? जब हम आवर्त सारणी में दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु क्रमांक भी बढ़ता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। जब हम दाईं ओर जाएंगे तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, और वाह्यतम कोश के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका मान बढ़ता जाता है। इसीलिए बच्चों संभावित ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी बढ़ती जाती हैं। इसके अलावा पी ब्लॉक के जो तत्व हैं वे समूह ऑक्सीकरण अवस्था के साथ साथ अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाते हैं। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ चल रहे हैं, और यह सामान्यतः जरूरी नहीं है। कुल जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे इनका मान 2 इकाई कम होता है। बच्चों इस पर ध्यान दीजिए, 2 इकाई कम होता है। यह एक विशेष प्रभाव है जिसका नाम है अक्रिय युग्म प्रभाव, जिसे कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? समूह ऑक्सीकरण अवस्था से जब 2 इकाई कम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त होती है तब हम उन्हें अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। इसको अगर हम और सरल शब्दों में कहें बच्चों, तो जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, मान लीजिए कि पी ब्लॉक के तत्व हैं और हम पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होगा? परमाणु क्रमांक बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है बच्चों तो कोश बढ़ेगा, जब कोश बढ़ेगा तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। तो क्या होता है, जो नीचे के तत्व होते हैं उन्हें हम गुरुतर तत्व या हैवियर एलिमेंट्स कहते हैं। क्योंकि ये बहुत स्पेशल इफेक्ट है जो सभी आपको ब्लॉक में देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इस पर हम विशेष जोर दे रहे हैं। बच्चों जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं जो नीचे की तरफ होते हैं उनका NS2 इलेक्ट्रॉन जब बंधन में भाग नहीं लेता है, जो वाह्यतम कोश में उपस्थित होता है, तब उसे हम अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। और सामान्यतः जब वैलेंस शेल का मान बच्चों 4 होता है या 4 से अधिक होता है तब वे जो तत्व होंगे वे अक्रिय युग्म प्रभाव को दिखाएंगे। इसको और सरल समझने के लिए बच्चों ये हमने समूह 13 के तत्व लिए हैं: बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बच्चों ये इनके संकेत हैं और ये इनका परमाणु क्रमांक है, और बच्चों ये इनके संक्षिप्त इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास हैं। अब हम यहाँ पर सिर्फ परमाणु का एक रेखा चित्र बनाएंगे आपके समझने के लिए कि किस प्रकार का होता है। तो हम जानते हैं कि परमाणु का जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है, जिसमें प्रोटॉन होते हैं, और नाभिक के चारों तरफ बच्चों कोश होते हैं। 1 कोश, 2 कोश, 3 कोश, 4 कोश। इस प्रकार से कोश की संख्या बढ़ती जाती है। ये बीच का जो धनावेशित भाग है इसको बच्चों कहते हैं नाभिक। नाभिक के चारों तरफ जो कोश हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या को नहीं दिखाया है। सबसे बाहरी जो कोश होता है बच्चों ये होता है आपका आउटर सेल या वाह्यतम संयोजी कोश। इसी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंधन में भाग लेते हैं, और वाह्यतम कोश और नाभिक के बीच के जो कोश होते हैं ये सभी बच्चे, इसको हम कहते हैं आंतरिक कोश। जब जो ये नाभिक होता है ये अपने आकर्षण बल से इलेक्ट्रॉन को बांधे रहता है और इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में गति करते रहते हैं, और नाभिक बल का जो प्रभाव होता है इलेक्ट्रॉन पर वो ज़्यादा होता है। जब
बच्चों जो आंतरिक कोश होता है वह वाह्यतम कोश को नाभिक के प्रभाव से या इसके आकर्षण बल से इसका रक्षण करता है या इसको शील्ड करता है, तो उसे हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। उसे क्या कहते हैं हम? परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट। अब बच्चों नाभिक के जो पास का कोश होगा उस पर प्रभाव सबसे अधिक होगा, इसीलिए एस कक्षक जो होंगे उसमें परिरक्षण प्रभाव का मान सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम पी, उससे कम डी और सबसे कम जो होता है एफ। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि परिरक्षण प्रभाव है और उसका मान जब कम हो जाए तो नाभिक का जो आकर्षण बल है या उसका जो प्रभाव है वो वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर ज़्यादा पड़ेगा। यदि हम यहाँ उदाहरण में थैलियम लें, इस थैलियम से लेके समझते हैं, तो ये थैलियम का संक्षिप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए कि इसके पास 4f14 और 5d10 यानी 4 इसके पास d और f दोनों कक्षक मौजूद हैं। इनकी वजह से परिरक्षण प्रभाव का मान कम हो जाएगा। जो थैलियम होगा इसका जो नाभिक होगा वो मजबूती से वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को बांधे रहेगा। इससे क्या होगा बच्चों, जो 6s2 का युग्मित इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित नहीं हो पाएगा और बंधन में भाग नहीं लेगा, और p का जो इलेक्ट्रॉन है वो बंधन में भाग ले लेगा। तब थैलियम का जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो 1 होगी और यह अधिक प्रभावी होती है। यदि हम बहुत ज़्यादा ऊर्जा दें तब जो थैलियम का नाभिक है उसका जो प्रभाव है 6s2 पर वो कम हो जाएगा और ये जो युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं ये युग्मित हो जाएंगे, अनपेयर्ड हो जाएंगे और बॉन्डिंग में भाग लेंगे। तब जो थैलियम की ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो 3 हो जाएगी, परंतु यह अधिक अस्थायी नहीं होती है। इस प्रकार बच्चों हमने अक्रिय युग्म प्रभाव को अच्छे से समझा। अब हम पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनकी विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे और हम समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों ये समूह 13, समूह 14, समूह 15, समूह 16, समूह 17 और समूह 18 कुल 6 समूह होते हैं पी ब्लॉक तत्वों के दर्शाए गए हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समूह 13 का NS2NP1 है और यही जो 3 है यही वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और जो वाह्यतम कोश के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बच्चों वही समूह ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो यहाँ पर 3 है तो समूह ऑक्सीकरण अवस्था (3) प्राप्त हुई, और समूह 14 में 2-2 संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है तो समूह ऑक्सीकरण अवस्था (4) प्राप्त हुई। इसी प्रकार समूह 15 में 3 और 2 5 हैं तो समूह ऑक्सीकरण अवस्था (5). समूह 16 में वाह्यतम कोश के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या 6 है तो समूह ऑक्सीकरण अवस्था (6) प्राप्त होती है। इसी प्रकार हैलोजन फैमिली में (7) या समूह 17 में हमें (7) और समूह 18 में हमें (8) समूह ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त होती है। इसके अलावा अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखिए, समूह 13 के जो तत्व दिखाते हैं ये (1), समूह 14 के (2), (4), समूह 15 के (3), (3), समूह 16 के जो तत्व हैं (4), (2) और बच्चों (2), समूह 17 के जो तत्व हैं (5), (3), (1) और (1), और समूह 18 के तत्व (6), (4) और (2). अब इसे ध्यान से देखें तो ये 3 और 1 इसके बीच में क्या है, 2, अभी आपने ऊपर पढ़ा है 2 इकाई कम। इसी प्रकार यहाँ 4 है ऑक्सीकरण अवस्था, यहाँ 2 है, इसमें भी एक संबंध है, यहाँ भी बच्चों 2 इकाई कम। इसी प्रकार (5) और (3) में देखिए 2 इकाई कम, (6) और (4) में देखिए 2 इकाई कम, (7) और (5) में देखिए 2 इकाई कम, और
धन 8 और धन 6 जो ऑक्सीजन अवस्थाएं हैं 2 इकाई कम। इस प्रकार हमें 2 इकाई कम एक ऑक्सीजन अवस्था प्राप्त होती है जिसे हम अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार जो पी ब्लॉक के तत्व हैं वे भिन्न भिन्न ऑक्सीजन अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, अब हम लोग समूह ऑक्सीकरण अवस्था तथा समूह ऑक्सीकरण अवस्था से 2 इकाई कम के सापेक्ष जो है अस्थायित्व समूहवार परिवर्तित होते हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। अब आप जानते हैं, मैंने शुरू में ही बताया है कि पी ब्लॉक में जो है धातु और उपधातु होते हैं। अधातु जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, उपधातु आर्सेनिक, जर्मेनियम। समूह में नीचे जाने पर अधात्विक गुण कम होता जाता है। ये आपका समूह है, हम समूह में ये बच्चों हम नीचे जा रहे हैं तो अधात्विक गुण क्या होगा, नीचे जाने पर कम होगा। और पी ब्लॉक के समूह में सबसे गुरुतर तत्व जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं वे सबसे ज़्यादा धात्विक प्रकृति के होते हैं, मेटालिक कैरेक्टर होता है उनका। और सामान्यतः धातुओं की तुलना में अधातुओं की आयनन, एंथैल्पी तथा विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है। विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, जब किसी तत्व का जो परमाणु होता है वह सहसंयोजी आबंध के युग्मित इलेक्ट्रॉन को, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, पेयर्ड मतलब 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कितनी क्षमता रखता है, उसी क्षमता को हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। और अधातुओं में बच्चों जो विद्युत ऋणात्मकता होती है और आयनन एंथैल्पी होती है वो अधिक होती है। और जो धातुएं होती हैं वे आसानी से धन आयन और अधातुएं ऋणायन बनाती हैं। अब कहने का क्या अर्थ है, धातुएं आसानी से धनायन बनाती हैं। जब हम समूह में ऊपर से नीचे की तरफ बच्चों आ रहे हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, साथ साथ क्या है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है और परमाणु का जो आकार है वो बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए परमाणु का आकार इतना था, नीचे गया और बड़ा और बड़ा और बड़ा, इतना बड़ा हुआ। अगर यहाँ पे नाभिक है तो उसका जो प्रभाव होगा वाह्यतम कोश के संयोजी इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा और वो आसानी से जो इलेक्ट्रॉन है वह अपने धनायन बनाने के लिए त्याग कर देगा। इस प्रकार धन आयन और ऋण आयन मिलकर आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। बच्चों, अत्यधिक सक्रिय धातु से अत्यधिक सक्रिय अधातु द्वारा बना यौगिक सामान्यतः आयनिक प्रकृति का होता है। अधातुओं के स्वयं के मध्य जो बनाए गए यौगिक होते हैं वे सहसंयोजी होते हैं, कोवैलेंट होते हैं। जो अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकता होती है उनमें अंतर बहुत कम होता है और अधात्विक के धात्विक गुणों में परिवर्तन को इनके द्वारा बनाए गए ऑक्साइड की प्रकृति के आधार पर भी समझा जाता है। तो ये जो होते हैं क्षारीय, उदासीन और अम्लीय। क्षारीय, उदासीन और अम्लीय जो ऑक्साइड होते हैं उनकी 3 प्रकार की प्रकृति होती है। उदासीन में आप CO कार्बन मोनोऑक्साइड ले सकते हैं, अम्लीय में SiO2 ले सकते हैं और Tl2O3 जो होता है थैलियम का ऑक्साइड वो बच्चों क्षारीय प्रकृति का होता है। अब हम पी ब्लॉक में प्रत्येक समूह का प्रथम सदस्य जो होता है वो अन्य सदस्यों से क्यों भिन्न होता है इस पर बात करेंगे। तो क्यों होता है, इसमें 3 विशेष लक्षण होते हैं। एक, जो प्रथम समूह होगा उसका आकार छोटा होगा, उसमें डी कक्षक उपलब्ध नहीं होंगे और उनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इसके अलावा एस ब्लॉक के हल्के तत्व लिथियम एवं बेरिलियम की भांति पी ब्लॉक के भी सबसे हल्के तत्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। केवल पी ब्लॉक के तत्वों पर लागू दूसरी महत्वपूर्ण जो भिन्नता होती है वो हैवियर एलिमेंट्स तृतीय आवर्त के उपरांत के तत्व के संयोजी कोश में डी कक्षकों की उपस्थिति होती है।
कहने का अर्थ ये है कि जब हम तृतीय आवर्त में जाते हैं बच्चों, तो हमें डी कक्षक मिलना प्रारंभ हो जाता है और डी कक्षक की उपस्थिति की वजह से इनमें कई प्रकार के अलग अलग गुण प्रदर्शित होते हैं। पी ब्लॉक में द्वितीय आवर्त के तत्व की जो अधिकतम संयोजकता होती है वो 4 होती है, और 4 इसलिए होती है कि इसमें एक 2s और 2 पी कक्षकों का उपयोग होता है, तो 3 और 1 कुल 4 कक्षकों का उपयोग होता है। समूह P के तृतीय आवर्त के जो तत्व होते हैं उनमें रिक्त 3D कक्षक उपस्थित होते हैं। अब इन 3D कक्षक का जो स्थान होता है वो 3p और 4s ऊर्जा स्तर के मध्य होता है, और बच्चों इन्हीं डी कक्षकों का उपयोग करते हुए जो तृतीय आवर्त के तत्व हैं वे 4 से अधिक संयोजकताओं को प्रदर्शित करते हैं। ये हमने उदाहरण प्रस्तुत किया है। बोरान जो है वो केवल Bf4- आयन देता है क्योंकि इसके पास डी कक्षक नहीं होता है, और एल्यूमिनियम Al(F6)3- आयन देता है क्योंकि इसके पास रिक्त डी कक्षक मौजूद होता है। अब बच्चों डी कक्षकों की जो उपस्थिति होती है वो हैवियर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके रसायन को किस प्रकार प्रभावित करती है इसको जानेंगे, और जो पी ब्लॉक के तत्व हैं उनमें पाई बंध बनता है, और आकार एवं डी कक्षकों की उपलब्धता संयुक्त रूप से इन तत्वों के पाई बंध बनाने की क्षमता को प्रभावित करती है। देखिए यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो इसमें एक सिग्मा एक पाई है। इसी प्रकार ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक सिग्मा और 2 पाई हो जाएगा। यहाँ पे भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्डिंग है, तो आपका एक सिग्मा और 2 पाई हो जाएगा, यानी 2 पाई और 1 सिग्मा। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा 1 पाई। कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बच्चों ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 2 पाई बंध उपस्थित होंगे। इस प्रकार पी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो पाई बंध का भी निर्माण करते हैं। जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं बच्चों पी ब्लॉक के, वे भी पाई बंध का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें डी कक्षक जो होते हैं वो सम्मिलित होते हैं, और डी पाई, पी पाई तथा डी पाई और डी पाई द्वारा बंध का निर्माण करते हैं। डी कक्षकों की जो ऊर्जा होती है वो पी कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होती है। ये आप जान चुके हैं। कैसे? जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखते हैं किसी तत्व का तो लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d और 4s, और इलेक्ट्रॉनों के जो भरने का क्रम होता है वो इस प्रकार से होता है। तो जो D होता है उसका जो ऊर्जा का मान है वह P कक्षक से क्या हुआ? अधिक आता है। गुरुतर तत्वों की जो उप संयोजक संख्या होती है वो भिन्न हो सकती है, और समान ऑक्सीकरण अवस्था वाले जो प्रथम सदस्य हैं उनकी तुलना में। अब यदि इस उदाहरण समझें तो ये नाइट्रेट आयन है और ये फॉस्फेट आयन है। नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन है, इसके पास डी कक्षक नहीं है, और जो फॉस्फेट आयन है इसमें जो फास्फोरस है वो तृतीय आवर्त का तत्व है, और इसमें S, P और D तीनों सम्मिलित होते हुए पाई बंध का निर्माण करते हैं, और पाई बंध के बनना बच्चों दर्शाते हैं। और अंत में बच्चों यह आपका गृह कार्य है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिएगा। भाग 2 में बच्चों हम लोग बोरान परिवार और उसके भौतिक गुण धर्म के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।